पूंजी के बारे में जो ख्याल हमारे होते हैं उससे बिल्कुल उलट ख्याल होते हैं पूंजीवादी बुद्धिजीवियों के। इसीलिए तो वे लोग कहते हैं कि अगर किसी माल को बनाने में पूंजी लगी है तो फिर मुनाफा भी पूंजी को मिलना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि मुनाफा पूंजी को कहां मिलता है, वो तो पूंजीपति को मिलता है। पूंजी क्या होती है? उत्पादन के साधन और मजदूरों के भरण पोषण के लिए कुछ साधन। यही दो चीजें मिलकर तो पूंजी बनती है। किसी चीज को बनाने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल होता है, एक तो उत्पादन के साधन और थोड़ा नया श्रम। तो अगर किसी को इस चीज का इस्तेमाल करना है तो उसे इसके बराबर का श्रम करना पड़ेगा, और अगर किसी को यह चीज खरीदनी है तो इसके बराबर का मूल्य चुकाना पड़ेगा या फिर उतना ही श्रम करना पड़ेगा। ऐसा किए बिना ना तो कोई इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही इसे खरीद सकता है। अगर किसी माल का उत्पादन और उसकी बिक्री पूंजीपति ने करवाई हो तो इसका सारा मुनाफा पूंजीपति के पास चले जाता है। तो क्या उत्पादन के लिए मुनाफे की जरूरत होती है? क्या अगर मुनाफा नहीं हो तो किसी चीज का उत्पादन नहीं हो सकता? मुनाफा ना भी मिले तो भी किसी चीज का उत्पादन हो सकता है। मान लीजिए कि 1000 किलोग्राम कपड़ा यानी कि 1 टन कपड़ा से कोई माल बनाने के लिए एक 10 रुपए की कैंची की आवश्यकता होती है। सिर्फ कैंची की ही नहीं, आवश्यकता तो और भी बहुत सारे उपकरणों की होती है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ कैंची की बात कर लेते हैं। तो ये कैंची 10 रुपए मूल्य की कैंची इस पूरे माल को बनाने में पूरी तरह से खप जाती है, नष्ट हो जाती है, घिस जाती है। अगर इस माल को बेचा जाए तो इससे जो मूल्य हासिल होता है उसमें कैंची का ये जो मूल्य है, जो पूरा मूल्य 10 रुपया इस नए माल के उत्पादन में लगा था, वो सारा का सारा वापस आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई मुनाफा हासिल होता है तो उस मुनाफे की जरूरत नई कैंची को खरीदने के लिए नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए तो 10 रुपया ही काफी है। सिर्फ कैंची ही नहीं, उत्पादन के बाकी सभी साधनों पर यही नियम लागू होता है, यानी कि मुनाफे की जरूरत उत्पादन के साधनों को नहीं होती, तो फिर इसकी जरूरत किसको होती है? जाहिर है पूंजीपति को। लेकिन अगर नई कैंची बाजार में 10 के बजाय 12 की मिलेगी तब क्या होगा? आसान सा जवाब है। अगर बाजार में अब नई कैंची का मूल्य 10 नहीं बल्कि 12 रुपए हो गया है तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपए हैं इनका मूल्य हम पुराने मूल्य में जोड़ देंगे और तब माल का नया मूल्य तय करेंगे। उत्पादन के साधन कभी भी अपने मूल्य से ज्यादा मुनाफा नहीं दिलवाते हैं। और यही बात लागू होती है मजदूरों की मजदूरी पर। यानी मान लीजिए कि किसी माल को बनाने में अगर 100 रुपए पूंजी का इस्तेमाल होता है और उसमें 80 रुपए उत्पादन के साधनों के लिए खर्च हुए और 20 रुपए मजदूरों की मजदूरी के लिए खर्च हुए, तो अगर उस माल का दोबारा से उत्पादन किया जाएगा तो फिर से वही 80 रुपए उत्पादन के साधनों पर खर्च होंगे और 20 रुपए मजदूरी पर खर्च होंगे। फिर चाहे पुराने माल को बेचने पर कितना ही मुनाफा हासिल हो गया हो, 100 रुपए की पूंजी का काम तो 100 रुपए की पूंजी से ही होगा ना। इसलिए मुनाफे की जरूरत उत्पादन के साधनों को भी नहीं होती, मजदूरी को भी नहीं होती। तो फिर इस मुनाफे की जरूरत सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति को होती है, और वो इसलिए होती है ताकि वो बिना कोई श्रम किए चैन से बैठे बैठे अपना जीवन आराम से गुजार सके। ठीक इसी तरह किराए की जरूरत जमीन को नहीं होती, जमींदार को होती है। ब्याज की जरूरत कर्ज को नहीं होती बल्कि सूदखोर को होती है, ताकि ये ब्याजड़िया, ये सूदखोर, ये जमींदार, ये पूंजीपति, ये सब लोग बिना कोई श्रम किए चैन से अय्याशी कर सकें। लेकिन बड़े बड़े पूंजीवादी बुद्धिजीवी इस तरह की बात करते हैं कि पूंजी को मुनाफा मिलना ही चाहिए, जमीन को किराया मिलना ही चाहिए, कर्ज को ब्याज मिलना ही चाहिए। जैसे कर्ज, पूंजी, जमीन ये सब कोई अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हों, व्यक्ति हों, लेकिन इनकी इस तरह की सारी बातें पूंजीपतियों के लाभ के लिए होती हैं, उनके मुनाफे के लिए होती हैं, और इसलिए होती हैं ताकि हम और आप, समाज में जितने भी लोग हैं, वो पूंजीपति के सारे खेल को समझ ही न सकें और जो कुछ बोला जा रहा है हमेशा के लिए उसे सच मान लें, सूत्र वाक्य मान लें। बात जब जमीन और उसके किराए की चल ही पड़ी है तो चलिए कुछ और भी नई बातें कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी गांव में एक ब्रह्मेश्वर नाम का जमींदार है और उसके कब्जे में है 1000 एकड़ जमीन, और ये 1000 एकड़ जमीन उसने 100 किसान परिवारों को दे रखी है कि वो उस पर खेती कर लें और बदले में लगान चुकाएं।
भू लगान की ये जो व्यवस्था है ये ब्रह्मेश्वर के पुरखों की तरफ से चली आ रही है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि एक नया कोई पूंजीपति तैयार हुआ है इसी इलाके में जिसका नाम है तेजेश्वर। अब तेजेश्वर आता है ब्रह्मेश्वर के पास में और इसे कहता है कि हुजूर, आपके पास में 1000 एकड़ जमीन है और उस पर ये लोग जो काम करते हैं ये आपको समय पर लगान तो देते नहीं है। आप ये सारी की सारी जमीन मुझे दे दीजिए, मैं इसका लगान आपको दूंगा। जमींदार को बड़ी हैरानी होती है। वो पूछता है कि भाई 100 परिवार मिलकर अगर मुझे समय से लगान नहीं दे पाते तो तुम एक अकेले आदमी भला मुझे कैसे समय पर लगान दोगे। अब ये पूंजीपति कहता है कि भाई आप हैं जमींदार और मैं हूं पूंजीपति, आप हैं पुराने जमाने के और मैं हूं नया जमाने का। जाहिर सी बात है कि मेरे पास कुछ नई टेक्निक्स होंगी। यही तो मुझ में और आप में अकल का डिफरेंस है, अकल का अंतर है, बुद्धि का फर्क है। तो इसी फर्क का इस्तेमाल करते हुए मैं बड़े समय से आपको लगान चुका दिया करूंगा। ये तेजेश्वर, ये पूंजीपति बड़ी कुटिलता से कहता है कि जब आपके पास से ये जमीन मेरे पास आ जाएगी तो ये जो 100 किसान परिवारों के लोग हैं ये सब बेरोजगार हो जाएंगे और फिर कहां जाएंगे, मरते क्या ना करते मेरे ही पास आएंगे और मैं फिर इनको अपने कारखाने में, अपने काम में वैसे ही खटाऊंगा जैसे पहले खटते थे। बस अंतर इतना रह जाएगा कि पहले ये आपके किसान थे और अब होंगे मेरे मजदूर। बड़ी कुटिलता से कहता है तेजेश्वर और उसकी बात को सुनते हुए ये जमींदार ब्रह्मेश्वर कहता है कि बात तो आपकी ठीक है, आप बड़े नई तरकीब को ही लेकर आए हैं, जरूर इससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो चलिए, आप शहर के आदमी हैं, ज्यादा जानते होंगे, नई बातों को जानते होंगे, जैसा आप कहते हैं वैसे मैं बात मान लेता हूं आपकी, कहिए क्या योजना है। तब तेजेश्वर बोलता है कि बात तो ठीक है, मैं आपकी जमीन तो ले लूंगा, लेकिन एक वादा आपको करना पड़ेगा। देखिए, जितना ये सारे किसान आपको लगान देते हैं उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको थोड़ा कम दूंगा। ब्रह्मेश्वर यानी कि जमींदार एकदम से हैरान हो जाता है, बोलता है कि कितना कम करेंगे आप, कितना देंगे मुझको, आधा तो दे देंगे ना। तो फिर तेजेश्वर बोलता है कि अजी बिल्कुल, आधा क्यों नहीं दूंगा भाई, आपकी जमीन लूंगा, उस पर काम करूंगा, तो आपको आधा भी अगर ना दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ब्रह्मेश्वर खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, सौदा तय हुआ। वैसे भी ये जो 100 किसान परिवार हैं मुझे समय से लगान तो देते नहीं और राज की बात तो यह है कि आधा भी नहीं देते। तो फिर ठीक है पूंजीपति जी, तेजेश्वर जी, आइए काम को शुरू करते हैं। जमींदार से सहानुभूति जताते हुए तेजेश्वर कहता है कि इन कामगारों का यही तो रोना है, कभी भी समय पर कोई चीज देते ही नहीं, कभी भी समय पर लगान देते ही नहीं और रोते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वैसे ब्रह्मेश्वर जी ये बताइए कि जब आपको ये लोग लगान नहीं देते थे तब आप क्या करते थे। ब्रह्मेश्वर बोला, मैं क्या करता था, करने के लिए लोग लगा तो रखे थे मैंने, वो लोग इनको पकड़कर ट्रैक्टर के पीछे लटका कर बड़ी दूर तक घसीट कर ले जाते थे, इनको उल्टा लिटाकर इनकी पीठ पर पत्थर बांध देते थे या फिर किसी पेड़ की टहनी से इनको उल्टा लटका के खूब मारते थे। लेकिन कुछ भी कर लें, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। नालायक कहीं के ऐसे ऐसे बहाने बनाते थे, हुजूर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। अरे फसल कैसे अच्छी नहीं होगी, हमारी जमीन सोना उगलती है, सोना, हमारे पुरखों के जमाने से ऐसा ही होता रहा है। इस पर तेजेश्वर यानी पूंजीपति कहता है, हुजूर कैसे कैसे कष्ट सहे आपने इन लोगों की बदौलत। चलिए, अब ये जमीन जब आप मुझे दे देंगे तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, चाहे फसल अच्छी हो या ना हो, मैं तो आपको समय से किराया दे दिया करूंगा। ब्रह्मेश्वर फिर से बोलता है, मेरा कई बार तो यह मन किया कि से अपनी जमीन को छीन लूं, और अगर ये जमीन में छीन भी लेता तो भी क्या होता, और इन के पास रखे भी रहता तो भी कोई फर्क नहीं था। रोज रोज ऐसे ऐसे बहाने बनाते थे, हुजूर हम लगान इस बार इतना नहीं दे पाएंगे, उतना नहीं दे पाएंगे, न जाने कैसे कैसे इन लोगों ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। तेजेश्वर कहता है, आप चिंता मत कीजिए हुजूर, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, अब से ये जमीन मेरे पास और समय से किराया आपके पास। ये सब बातें चली रही थी कि रसोई घर से एक नौकरानी आ गई, और ये नौकरानी भी तो बेचारी किसी मजदूर परिवार की ही महिला थी। उसके हाथ में 2 चांदी की बड़ी बड़ी प्लेट थी और उनमें रखी हुई थी सोने की कटोरियां, सोने के चम्मच। एक कटोरी में पनीर की सब्जी, दूसरी कटोरी में बढ़िया कटहल के बीज, तीसरी में तरबूज के कटे हुए टुकड़े,
चौथी में शानदार बढ़िया लाजवाब खीर। इन सब को देखकर पूंजीपति के मुंह में पानी आ गया और वो लपक के पड़ा खाना खाने के लिए। खाना खाने लगा, बोलने लगा, कितना शानदार पनीर है हुजूर। हुजूर बोले, अरे मैं तो रोज यही खाना खाता हूं, मेरा तो अब मन उब गया है इन सब चीजों से, पनीर तो मैं छूंगा भी नहीं। और यह कहते हुए जमींदार ने खीर की कटोरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इतने में पूंजीपति पनीर की सारी सब्जी चट कर गया और फिर बोला, हुजूर कटहल के बीज भी बड़े शानदार हैं। जमींदार बोला, कटहल उगाने वाला जो किराएदार था हमारा, जो लगान देता था, उसने 3 साल से लगान नहीं दिया था, को मैंने गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। पूंजीपति लगातार चपाचप खाना खाए चले जा रहा था और उस बड़े बड़े जमींदार की बड़ी बड़ी मूंछों को देखते हुए तारीफ किए जा रहा था और बोल रहा था, हुजूर बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल सही किया आपने। मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। पूंजीपति लगान के मुकाबले कम किराया देता है, लेकिन फिर भी जमींदार क्यों राजी हो गया? सब समय समय का फर्क है और टेक्नोलॉजी का फर्क है। इस जमींदार की जो जमीन है उस पर जो 100 किसान परिवार काम करते हैं, उनके पास में लेटेस्ट यानी कि नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए कुल मिलाकर जो उत्पादन हो पाता है, मान लो कि 100 बोरी अनाज का उत्पादन हो पाता है, उसमें से 75 बोरी अनाज लगान के तौर पर चला जाता है जमींदार के पास में। अब जब पूंजीपति वहां पर उत्पादन करता है तो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और इस नई टेक्नोलॉजी की बदौलत वहां पर 200 बोरी अनाज का उत्पादन होता है और इस 200 बोरी अनाज में से अगर वो जमींदार को 80 बोरी अनाज दे देता है तो जमींदार को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा फायदा हो गया। जैसा कि आपने बताया, पूंजीपति मजदूरों के श्रम का शोषण करता है, तो मान लो जमींदार की जमीन पर काम करने वाला किसान अपने नीचे 2 मजदूर लगाता है, तो क्या वो भी उनके श्रम का शोषण करता है? कोई किसान अगर किसी जमींदार की जमीन पर काम करता है, यानी जमीन उसकी खुद की नहीं होती, तो ऐसे किसान को हम काश्तकार कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये काश्तकार जो किसी जमींदार की जमीन पर काम करता है, वो कुल मिलाकर 60 रुपए का श्रम करता है। इसमें से 20 रुपए उसके अपने भरण पोषण के लिए और 40 रुपए जमींदार को दिए जाने वाले लगान के लिए। अब अगर ये काश्तकार 2 मजदूरों को अपने नीचे रखता है, काम करवाता है, तो उनको मजदूरी देता है 5 रुपए। लेकिन मजदूर सिर्फ 5 रुपए का श्रम तो करते नहीं, वो करते हैं 10 रुपए का श्रम। 5 रुपया आवश्यक श्रम के बदले में उनको मजदूरी मिल जाती है और बाकी 5 रुपया वे अतिरिक्त श्रम करते हैं। इस वजह से काश्तकार को अपने भरण पोषण के लिए जो श्रम करना पड़ता था, अब वो उसमें 5 रुपए कम का श्रम करता है, यानी 15 रुपए का श्रम करता है। और अतिरिक्त श्रम जो वो कर रहा था, वो उसे अब करना पड़ता है 35 रुपए का। पहले 40 रुपए का करता था, अब 35 का कर रहा है, क्योंकि 5 रुपए का अतिरिक्त श्रम तो वो 2 मजदूर भी कर रहे हैं। तो भले ही काश्तकार 35 रुपए का अतिरिक्त श्रम कर रहा है लगान देने के लिए, फिर भी लगान तो उसे जो जमींदार को देना है वो 40 रुपए का होगा। फिर वो कहां से देगा ये लगान? इसी लगान को देने के लिए वो उन 2 मजदूरों के अतिरिक्त श्रम का भी इस्तेमाल कर लेता है। यानी कुल मिलाकर वो जो अतिरिक्त श्रम उन 2 मजदूरों का है, वो इस काश्तकार के पास नहीं जाता, बल्कि वो भी चला जाता है जमींदार के पास। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काश्तकार उन 2 मजदूरों के श्रम का शोषण नहीं करता, बल्कि इन तीनों के श्रम का शोषण करता है जमींदार।